हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए 10th क्लास का सैंपल पेपर सोल्व करके लाए हैं। जो सीबीएसई की साइट पर सैंपल पेपर है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशली उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया है ताकि आप लोगों को जो है समझने में उसको आसानी हो जाए। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश में पेपर सोल्व कर ही लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो उसको हिंदी में रीड करते हैं तो उनको अच्छे और ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे, वो उनके लिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है ताकि आप लोगों को पेपर को याद करने में आसानी हो, आप लोग अच्छे से मार्क्स लेकर आए, इनफैक्ट फुल मार्क्स लेकर आए। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी रिटेल के पेपर की जो सीबीएसई का पेपर होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आई गारंटी यू, अगर आप इस वीडियो के पेपर को ढंग से याद कर लेते हो आपके फुल मार्क्स आएंगे। फुल मार्क्स एटलीस्ट आपके 95% से अबव तो पक्का आएंगे। ठीक है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, याद कर लेना अच्छे से। और अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो मुझे कमेंट में लिख देना। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड मुझे अपने मार्क्स भी जरूर बताना जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई रिटेल एंड इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। एंड प्लीज ये वाली वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आए। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बच्चों, ये सीबीएसई का जो है रिटेल का पेपर है, सैंपल पेपर है ये 10th क्लास का, जिसका कोड है 401। और इसका ये पहले मैंने ब्लूप्रिंट दिखाया है आपको। ठीक है, 1 घंटे का टाइम होगा आपका और 25 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, और इसके अंदर आपके जेम के अंदर जो है 2 चैप्टर्स आएंगे, एंटरप्रेन्योर स्किल और ग्रीन स्किल। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो एंटरप्रेन्योर में से 2 आएंगे, ग्रीन स्किल में से भी 2 आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच जो है जो आपका ये 1-1 आएंगे। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 3 एंटरप्रेन्योर से आएंगे और 3 जो है आपके ग्रीन स्किल्स में से आएंगे। टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, और 5 मार्क्स के ये आपके क्वेश्चन होंगे इसमें से। ठीक है, बाकी 20 नंबर का जो है ये आपका रिटेल का होगा और उसमें 2 चैप्टर आएंगे। एक आपका आएगा मर्चेंडाइज प्लानिंग और दूसरा आएगा आपका सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड हाउसकीपिंग इन रिटेल। ठीक है, तो वो 20 नंबर का आएगा आपका टोटल। उसमें से टोटल देखो 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे मर्चेंडाइज प्लानिंग में से, 3 आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है 2 मार्क्स ईच, 3 आपके ये वाले आएंगे 2 नंबर वाले, 2 क्वेश्चन आपके 4 नंबर वाले आएंगे। इस तरह से टोटल आपके आएंगे क्वेश्चंस 15 आएंगे जिसमें से आपको 10 करने होंगे। ठीक है, अब हम पेपर की बात करते हैं। ये आपका पेपर रहा, पेपर का कोड देख लो, टाइम देख लो, 25 नंबर का पेपर, 1 घंटे का पेपर होगा। सारी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड कर लेना। सेक्शन ए में से जो है आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 6 होंगे। सेक्शन बी में से आपका 12 मार्क्स का आएगा और 12 क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्ट्स पे। क्वेश्चन नंबर 7 to 12 आर 1 मार्क होंगे और 13 से 18 तक के 2 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी आपको 7 से 12 में से 4 करने हैं और 13 से 18 में भी 4 क्वेश्चन ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके 90 to 21 ये हो गए, 19, 20, 21 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे आपको। ये आपका सैंपल पेपर है। ये पूरा का पूरा आपका सीबीएसई की साइट पे आपको मिल जाएगा इस तरह से। ये पूरा पेपर जो है वो इंग्लिश में है। आगे वीडियो में मैंने इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही करके दिखाया है आपको। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसे इंग्लिश में कर लेना, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी में कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर। ठीक है, 3 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी और फिर सेक्शन सी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इन सारे प्रश्नों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद मी। भूलना मत आप सभी बच्चे, लर्निंग स्किल चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए जो है ये आपका जेम का है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ए पर्सन नीड्स ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट ए बिजनेस। मतलब एक पर्सन जो है, कोई भी एक व्यक्ति, उसको बहुत सारा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑफ कोर्स ये फॉल्स है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप थोड़े पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न नॉट मेड, ट्रू और फॉल्स? मतलब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये पैदा होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये फॉल्स है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर हैं ये पैदा होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर का कोर्स कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो, तो आप भी एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। देयर आर डैश SDGs गिवन बाय द यूनाइटेड नेशंस। SDGs जो है वो कितनी दी गई हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा? तो वो 17 दी गई हैं। SDGs स्टैंड फॉर डैश, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी भी व्यक्ति का बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो है होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने कितने गोल्स दिए हैं? 17 दिए हैं, जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी 2 ways by which an entrepreneur affect the society they live in। मतलब जो ऐसे 2 फैक्ट बताइए जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इफेक्ट करते हैं। नंबर 1, क्रिएट जॉब। जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी में क्या करते हैं? जॉब क्रिएट करते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि अगर आप जॉब क्रिएट करते हो तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी सोसाइटी में। तो क्रिएट जॉब मतलब एक व्यवसाय के विकास के साथ साथ उद्यमी अपनी मदद के लिए अधिक लोगों की तलाश करते हैं, वो और अधिक खरीदते हैं सामग्री और अधिक लोगों से, वे अपने लिए काम करने के लिए लोगों को भी नियुक्त करते हैं। इस तरह अधिक लोग नौकरी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 2, शेयरिंग ऑफ वेल्थ। शेयरिंग ऑफ वेल्थ का मतलब है वो जो अपना धन है उनके पास, वो अपने जीवन को आराम से जीने के लिए स्पेंड नहीं करते, बल्कि उससे वो बिजनेस क्रिएट करते हैं, जिससे कि देश का डेवलपमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। देखो, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी क्या होती है? सौर ऊर्जा का उपयोग करना, अर्थात सूर्य के उपयोग से उत्पन्न बिजली जो होती है उसको क्लीन एनर्जी बोला जाता है, क्योंकि उससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे अफोर्डेबल, क्योंकि ये फ्री में मिलती है। अगर आप सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपको एक 1 टाइम एक्सपेंडिचर है, उसके बाद आपका जो है बिल नहीं आता है। ठीक है। और नेक्स्ट, कोयले जैसे गैर नवीकरण ईंधन का जलना, हम सौर ऊर्जा बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी बिजली की जरूरतें पूरी हों, साथ ही हम प्रदूषित ना करें वातावरण को, प्राकृतिक साधनों का उपयोग करें, बायोगैस का और अधिक प्रयोग कर सकते हैं। ये सब एनर्जीज जो हैं ये क्लीन एनर्जी में आती हैं और अफोर्डेबल होती हैं। सेक्शन बी है हमारा जो रिटेल का है। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश प्लानिंग इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजर फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, इंक्रीज सेल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो मर्चेंडाइज प्लानिंग, इसका आंसर होगा मर्चेंडाइज प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपकी जो है, आप कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, सेल इंक्रीज कर सकते हो, प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ठीक है। Hazardous, question number 8, hazardous material are stored in approved containers and away from sources. तो ignition, hazardous material are stored in approved container and away from dash source। देखो, hazardous होता है खतरनाक मटेरियल। ये जो है ना hazardous material, इसको बोलते हैं खतरनाक मटेरियल। और ये जो है, ये इसको किससे दूर रखना चाहिए? इसको दूर रखना चाहिए इग्निशन से। इग्निशन होता है ज्वलनशील पदार्थ, जो ज्वलनशील केमिकल हैं, इससे हैजार्डियस मटेरियल को दूर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लेस देन 50% ऑफ द वेस्ट वेस्ट 50% ऑफ द वेस्ट 50% ऑफ द वेस्ट का मतलब होता है जो गार्बेज होता है, कूड़ा है। करंटली ऑक्यूपाइज स्पेस इन लैंड फिल एरियाज, मतलब जो हमारी अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसका जो 50% एरिया है वो गार्बेज ने ले लिया है। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट ने ले लिया है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ठीक है, दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, Section 13 of the Criminal Procedure Code of India bestows power of arrest to the common citizen of a cognizance offence is committed in his or her presence. State whether the correct above statement is करेक्ट और इनकरेक्ट। इसका मतलब है सेक्शन 43 के अनुसार जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें इंडिया जो है वो बेस्टोज पावर ऑफ अरेस्ट टू द कॉमन सिटीजन, जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको ये वो कमिटेड हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको अरेस्ट, कॉमन पीपल को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफेक्टिव हाउसकीपिंग कैन एलिमिनेट some workplace dash and help get a job done safely and properly। तो इफेक्टिव हाउसकीपिंग, हाउसकीपिंग का मतलब होता है जो आप रिटेल स्टोर में साफ सफाई करते हो, क्लीनिंग करते हो, अगर वो आपने की है तो जो आपका वर्क प्लेस है उसको, उसमें जो खतरा है उसको एलिमिनेट कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ए पैशन फॉर डिजाइन एंड डैश आर एसेंशियल फॉर बिकमिंग ए विजुअल मर्चेंडाइजर। ए पैशन फॉर डिजाइन एंड क्रिएटिविटी, अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है और डिजाइन के लिए पैशन है तो आप एक विजुअल मर्चेंडाइजर बन सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रीफली एक्सप्लेन कंट्रोल रूम। आप कंट्रोल रूम को एक्सप्लेन करो। नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष एक ऐसा कक्ष है जो एक संचालन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां एक सुविधा या सेवा की निगरानी और नियंत्रण किया जा सकता है। सुरक्षा के लिए नियंत्रण कक्ष की परिभाषा या विवरण, सहायता या सलाह, अग्रेषण, मोबाइल की प्रावधान या खरीद के लिए एक सुविधा हो, नियमित और आपातकालीन स्थितियों में गश्त और मोबाइल पर्यवेक्षी कर्मचारी। ठीक है, इस तरह से कंट्रोल रूम के अंदर जो होता है सारा कंट्रोल होता है, हाउसकीपिंग का, गार्ड्स का, ये सब कंट्रोल, हर रिटेल स्टोर में एक कंट्रोल रूम जरूर होता है जहां से वो सारा कंट्रोल करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, नेम एनी 4 टाइप ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी 4 प्रकार के सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम लिखो। तो सबसे पहला आएगा आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, आइए इसमें मैंने दिए हैं 1 2 3 4 5 6, आप इसमें से 4 ही लिखेंगे जो भी आपको याद करने में आसानी हो। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, रेजिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड जो सोसाइटीज में होते हैं, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो MNC में, कंपनीज में होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ये जो कोई पर्सनली अपने प्राइवेटली रखते हैं जैसे स्कूल में या कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड्स जो घूम घूम कर जो है आपका सुरक्षा करते हैं, स्टैटिक सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं और आपकी सिक्योरिटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट द 4 एरियाज दैट फॉर्म द बेसिक ड्यूटीज ऑफ ए मर्चेंडाइजर। ऐसे 4 एरिया बताओ जहां पर जो है मर्चेंडाइजर अपनी ड्यूटीज पूरी करते हैं। द 4 एरियाज फॉर्मिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मर्चेंडाइजर आर, नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 डायरेक्टिंग, नंबर 3 कोऑर्डिनेटिंग और नंबर 4 कंट्रोलिंग। सबसे पहला काम जो है वो है प्लानिंग। प्लानिंग का अर्थ है हालांकि व्यापारी की वास्तविक खरीद में सीधे तौर पर शामिल नहीं हो सकते, व्यापार वे उन क्षेत्रों के लिए नीतियां तैयार करते हैं जिनमें वे जिम्मेदार होते हैं। नंबर 2 है डायरेक्टिंग। यह व्यापारी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जरूरत पड़ने पर खरीदारों का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देगा। ठीक है, मतलब जो रिटेल के अंदर जो सेल्समैन है उनको डायरेक्ट करेगा। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, मेल मिलाप करना, मतलब लाइक जो सेल्समैन है, जो वर्कर्स हैं उनके साथ आप आपस में कोऑर्डिनेट करो। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। रिटेलर का ये काम भी है कि वो जो व्यापार प्रदर्शन का आकलन करना, बल्कि खरीदार के प्रदर्शन के साथ खरीदारी व्यवहार भी व्यापारिक प्रबंधक के काम का हिस्सा है। मतलब कंट्रोल करना भी कस्टमर्स के बिहेवियर पर, रिटेलर्स के बिहेवियर पर, सेल्समैन के बिहेवियर पर, सभी पर कंट्रोल करना जो है रिटेलर का काम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग। विजुअल मर्चेंडाइजिंग के सिद्धांत क्या हैं? ठीक है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग के 4 सिद्धांत हैं, मैंने यहाँ पर 6 लिखे हैं, आप इनमें से कोई भी 4
लिख सकते हैं। आप देखिए एक बार इनको पढ़िए। ग्राहक के लिए वांछित श्रेणी और माल का पता लगाना आसान बनाएं, ग्राहक के लिए सब चयन करना आसान बनाएं, दुकानदार के लिए समन्वय और एक्सेसरीज बनाना संभव बनाएं। देखो ये जो पेपर है ना आपका, ये इंग्लिश में था टोटली। मैंने इसको क्वेश्चन इंग्लिश में रखे हैं, हिंदी में इसका आंसर लिखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश में ही क्वेश्चन करने हैं वो मैं अभी जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, वहां से देख सकते हैं। और जो बच्चे हिंदी के हैं वो हिंदी में यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने हिंदी में बनाते समय एक दो अगर मिस्टेक्स हो तो उसको इग्नोर कर देना, आपको मेन थीम समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसके विजुअल मर्चेंडाइजिंग के सिद्धांत क्या है? वांछित श्रेणी और माल का पता लगाना। नंबर 2 है ग्राहक के लिए सब चयन करना। सब चयन करना मतलब ग्राहक खुद से सामान को चुने आपके स्टोर में आकर। नंबर 3 है दुकानदार के लिए समन्वय और एक्सेसरीज बनाना संभव करना। नंबर 4 है रणनीतिक स्थानों पर विशेष उत्पादों की सिफारिश, हाईलाइट और प्रदर्शन करना। नंबर 5 है प्रभावी रचनात्मक तरीके से, क्रिएटिविटी मत से उत्पाद के बारे में ग्राहक को शिक्षित करना, बताना। नंबर 6 है बिना मांगे माल की बिक्री बढ़ाने के लिए इस तरह से उचित व्यवस्था करना। ठीक है, विजुअल मर्चेंडाइजिंग इस तरह से करना कि ग्राहक जो है ज्यादा आपको एफर्ट ना करना पड़े, वो सामान ज्यादा खरीद ले। क्वेश्चन नंबर 17, नेम एनी 4 टाइप ऑफ जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर। जनरल मर्चेंडाइज रिटेलर के 4 प्रकार क्या क्या हैं? देखो क्या क्या होते हैं, आप इसमें से 4 लिख सकते हो। यहाँ मैंने लिखे हैं आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से आप कोई भी 4 याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, डिस्काउंट स्टोर होते हैं, स्पेशलिटी स्टोर होते हैं, कैटेगरी स्पेशलिस्ट होते हैं, होम इम्प्रूवमेंट सेंटर्स होते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, ड्रग स्टोर्स होते हैं जहां पर आपको मेडिसिन मिलती हैं, ऑफ प्राइस रिटेलर होते हैं जहां पर आपको डिस्काउंट मिलते हैं, वैल्यू रिटेलर्स होते हैं जहां पर आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है लेकिन प्राइस उनके थोड़े ज्यादा होते हैं। What is meant by सक्सेसफुल सिक्योरिटी प्रोग्राम? एक सक्सेसफुल सिक्योरिटी प्रोग्राम प्रणाली को लागू करने वाले व्यक्तियों की ईमानदारी, अखंडता, वफादारी के साथ साथ इसके कर्मचारियों की निर्धारित प्रक्रियाओं और प्रणाली के प्रति प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा, जिससे कि आपका जो है सिक्योरिटी प्रोग्राम सफल हो सके। ठीक है, किस पर डिपेंड करेगा? इन सब पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अखंडता, ईमानदारी, वफादारी, इस पर। ठीक है, सेक्शन सी है हमारा, जो 2 क्वेश्चन हैं जिसमें 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, मतलब आपको जैसे केस स्टडी होती है ऐसे। पहला जो क्वेश्चन है ये है, देखो अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो आप लोग, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मैं भी पर चलो पढ़ देती हूँ। एक अधेड़ उम्र की महिला एक सज्जन के साथ में स्थित एक हाइपर मार्केट में जाती है, महानगर में है, उसे एक ट्रॉली मिलती है, वहां किराने का सामान खरीदना शुरू कर देती है, जबकि जो जेंटलमैन है वो चारों ओर देख रहा है। अंत में परिधान अनुभाग में पहुंचता है, महिला चेकिंग करती नजर आ रही है, उसका सेल फोन बार बार उत्पादों के लेबल की जांच के रूप में वह लेने का प्रयास करती है, कई उत्पादों को वापस शेल्फ पर रख देती है। ऐसे कई खंड थे जहां महिला किसी उत्पाद को नहीं छूती। इस बीच सज्जन कुछ पजामे की जांच करते हुए भ्रमित दिखे। सज्जन के भ्रम को कम करने और उन्हें समय बचाने में क्या मदद कर सकता था? खरीदारी करते समय बेहतर निर्णय ले। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले ये ऊपर केस बता दिया आपको, उसके बाद उसके बेसिस पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर जो है यहाँ पर है। विभिन्न उत्पादों शर्ट पजामा की घोषणा करते हुए उचित दृश्य बिक्री, सामान आदि, कपड़े की गुणवत्ता के आधार पर माल का उचित प्रदर्शन जैसे कपास पजामा। तो ये बेसिकली कह रहा है कि अगर रिटेलर ने विजुअल मर्चेंडाइजिंग अच्छे से किया होगा, डिस्प्ले में कलर ब्लॉकिंग अच्छे से किया होगा, तो वो जो जेंट्स है जो पजामा लेने आया है वो कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है, महिला द्वारा कई उत्पादों को जांच के बाद शेल्फ पर वापस करने का क्या कारण हो सकता है? नेविगेट करते समय स्टोर के कुछ हिस्सों में उत्पाद हैं और उठा नहीं रहे हैं। देखो वो कह रही है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को उठा रही है पर वापस रख दिया, उसका क्या कारण हो सकता है? देखो मूल्य जागरूक ग्राहक है, वो मूल्य जागरूक ग्राहक मतलब वो प्राइस देख रही है, फिर उसको कुछ प्राइस ठीक नहीं लग रहे हैं तो वो वापिस रख रही है। ऐसे ही कुछ उत्पाद उसको सस्ते मिल रहे हैं, सस्ते उत्पादों को वो ले रही है, जो उत्पाद उसको महंगे लग रहे हैं उनको वापिस रख रही है, जो एक्सपायरी डेट के करीब है उन्हें भी वो वापिस रख रही है। तो मतलब जो लेडी है वो जागरूक है।
क्वेश्चन नंबर 20 है परिधान। परिधान होते हैं कपड़े, ठीक है, ड्रेसेस बेचने वाले एक डिपार्टमेंट स्टोर में मुख्य सड़क की ओर जाने वाली सभी खिड़कियों को सजाया गया था। महिला पुतलों से सजे इन गाउन, वेस्टर्न, फॉर्मल, वेस्टर्न पार्टी वेयर आदि के साथ साड़ियों, महिलाओं के समान पुरुषों के परिधानों की अच्छी बिक्री नहीं। देखो इतना सजावट होने के बाद भी बिक्री क्यों नहीं हुई है? इसका पहला कारण देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अब उसने बताया स्टोर के लिए फोकस श्रेणी क्या है? महिलाओं के परिधान, ठीक है, क्योंकि वो विंडो के पास सजाए गए थे। इन गाउन, वेस्टर्न, फॉर्मल, वेस्टर्न पार्टी वेयर, ये सब महिलाओं के लिए रखे गए थे। स्टोर में साड़ियों की खराब बिक्री का क्या कारण हो सकता है? तो इसका आंसर है किसी भी खिड़की में भारतीय परिधान के प्रदर्शन नहीं था। सभी पुतलों को पश्चिमी ड्रेस के साथ सजाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है परिधान प्रदर्शन को बदले बिना सहायक उपकरण की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखो पुतलों को महिलाओं के हैंड बैग रखने दें, धूप के चश्मे, पोशाक, आभूषण आदि पहना दें। इससे क्या होगा? हैंड बैग भी बिक जाएंगे, चश्मे भी बिक जाएंगे। बिना विंडो डिस्प्ले बदले पुरुषों के परिधानों की बिक्री में कैसे इजाफा करें? देखो इन स्टोर विजुअल मर्चेंडाइजिंग में सुधार, उचित श्रेणी के अनुसार रंग, आकार, ग्राहकों से संपर्क करें, इससे पुरुषों के सेल भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। आगे ये क्वेश्चन नंबर 21 है। एक सुपरमार्केट में एक ऑडिट टीम द्वारा स्टॉक सत्यापन अभ्यास किया गया था। भौतिक स्टॉक वर्सेस सिस्टम स्टॉक की एक बड़ी विसंगति दिखाई दी, मतलब सिस्टम स्टॉक नहीं था वहां पर, फिजिकली स्टॉक के साथ साथ दुकानों का सीधा नुकसान, तेल, चावल, फल, अनाज आदि आवश्यक वस्तुओं में सबसे अधिक कमी दिखाई गई। किन्हीं 3 संभावित चूकों का वर्णन, चूक मतलब जो वहां पर लैक कर गया, जो कमी रह गई, उनका वर्णन करो जिससे यह सिकुड़न हो सकती है, मतलब सेल कम हो सकती है। तो इसका आंसर है सुरक्षा बिंदु, जहां विक्रेता आपूर्ति के साथ आता है वहां आपूर्ति में मेल नहीं खाता, वास्तविक माल दस्तवाड़ में रहते हुए, मतलब जो कस्टमर को चाहिए वो वहां पर नहीं था, ठीक है, और इससे जो था कोऑर्डिनेशन नहीं बना। इस स्थिति के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और इसे सुधारने के लिए क्या करना जरूरी है? सुरक्षा प्रमुख और सुरक्षा प्रभारी जवाबदेह हैं। वे करने के लिए देखो इसके लिए मतलब ये है कि जो आपका मैनेजर है वो ठीक नहीं है, उसने कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं बनाया है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो है ये सैंपल पेपर क्लास 10th का पूरा हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा से बता दूंगी उसको कमेंट्स में। थैंक यू।